everyone. So let's start with our new topic, that is atomic models. एटॉमिक मॉडल सबसे पहले हमारे पास जे थॉमसन मॉडल है. जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. जे थॉमसन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया था. ठीक है, पर उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसके बाद भी बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी. पर सबसे पहले जे थॉमसन ने ये कंसेप्ट दिया था. तो जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी एक्चुअली मिला हुआ है फिजिक्स के अंदर, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए थे फॉर द कंडक्शन ऑफ गैसेस. ठीक है, जे थॉमसन ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू इनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो एटम होता है, एटम एक स्फीयर की तरह प्रेजेंट होता है. उसकी जो शेप होती है, एटम की शेप, वो कैसी होती है? स्फीयर की तरह होती है. और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, और ये जो स्फीयर होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है पॉजिटिव चार्ज का. पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं इन अ पर्टिकुलर मैनर. इनकी भी एक पर्टिकुलर मैनर होती है जिसके अंदर ये अरेंज होते हैं. उन्होंने कहा था कि जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ एटम किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻10 मीटर के अकॉर्डिंग टू उन्होंने जो भी कैलकुलेट किया था. तो उसके अकॉर्डिंग जो रेडियस ऑफ एटम उन्होंने दी थी वो 10⁻⁻10 मीटर. उसके बाद इस मॉडल के बहुत सारे नेम भी गिवन थे, बिकॉज ये बहुत सिमिलर सा था, प्लम पुडिंग जैसे होता है. तो इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग भी सेकंड जो नेम है इसका हम कह सकते हैं, या फिर रेजिन पुडिंग भी हम कह सकते हैं, या फिर वाटरमेलन टाइप का ये मॉडल है. बिकॉज वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं, तो वो सीड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो वाटरमेलन है वो पॉजिटिव स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये तीन नेम्स थे जो कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को इन तीनों नेम से भी हम बोल सकते हैं. अब इनकी जो ओवरऑल इस पूरे जो इन्होंने मॉडल दिया था, इसके अंदर जो ओवरऑल रिजल्ट था वो ये था कि जो मास होता है, तो अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट था वो ये था कि जो मास होता है एटम का, मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली distributed over the entire atom. पूरे एटम के ऊपर जो मास होता है, मास जो होता है ना एटम का, वो पूरे एटम के ऊपर एंटायरली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, और इसी स्टेटमेंट ने हमें न्यूट्रलिटी ऑफ एटम भी बताया था कि जो एटम होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. ठीक है, जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है. तो ये था आपका जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कि उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर की तरह होता है. स्फीयर जो होता है पॉजिटिव चार्ज का बना होता है. नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं. उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से दिया था कि जो रेडियस होती है एटम की वो 10⁻⁻10 मीटर होती है. प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, वाटरमेलन, ये तीन डिफरेंट नेम्स हैं जो कि इस मॉडल के लिए यूज किए जा सकते हैं. और जो ओवरऑल इसका रिजल्ट था वो ये था कि जो स्टेटमेंट मतलब इस मॉडल की ये थी कि मास जो होता है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटायर एटम. और उन्होंने एक्सप्लेन किया था न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने दिया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. ये उनके स्टूडेंट्स और उन्होंने कंबाइन रिजल्ट दिया था. तो उन्होंने कहा कि सपोज ये एक उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका मॉडल कुछ इस तरीके का कि ये क्या है? ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, यहां पे उन्होंने इंसर्ट की थी एक लेड प्लेट. यहां पे उन्होंने गोल्ड फॉइल रखा था और इस गोल्ड फॉइल के अराउंड उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी थी. ये क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन. दिस वाज
थिन गोल्ड फॉयल, यहाँ कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, और ये है लेड की प्लेट। अब उन्होंने कहा था कि जैसे ही इस पॉइंट से ना अल्फा पार्टिकल्स आएंगे ना, तो वो इसमें से पास होते हुए इसके ऊपर जैसे ही वो स्ट्रक करेंगे, तो जो है ना यहाँ पे हमें एक स्पॉट अपीयर होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें स्पॉट अपीयर होगा। तो उन्होंने ऐसे कहा था कि जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है ये लेड की प्लेट है, ये थिन गोल्ड फॉयल है, और जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जो कि किससे बनी हुई है, ZnS, जिंक सल्फाइड से बनी हुई है, ठीक है। ये उनका एक्सपेरिमेंट का मॉडल था। उसके बाद इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बहुत फेमस मॉडल है ये। इसका जो सेकंड नेम है वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये इस मॉडल का सेकंड नेम है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम इसको मॉडल को डिफाइन करते हैं। देखो, इस एक्चुअली थॉमसन के अकॉर्डिंग तो क्या था, थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग मास जो होता है हर एक गोल्ड एटम का, जो फॉयल है उसके अंदर जो गोल्ड के बहुत सारे एटम्स बने, जो फॉयल के अंदर जितने भी गोल्ड एटम्स हैं उनका जो मास है वो क्या है, स्प्रेड होना चाहिए इवनली थ्रू द एंटायर एटम, है ना। तो जैसे सपोज उन्होंने तो ऐसे ही कहा था कि जो ये एटम है इसका जो मास होता है वो एंटायर एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स के पास ना इतनी एनर्जी होती है कि वो इस फॉयल में से पास कर जाएं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये चार्ज है तो वो इसमें से पास कर जाए। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, यहाँ इसको पास करते हुए गोल्ड फॉयल पे जाकर के गोल्ड फॉयल रुकेंगे। गोल्ड फॉयल के ऊपर क्या है, मतलब रुकेंगे इन द सेंस कि उसके बाद गोल्ड फॉयल के अंदर से भी वो पास करेंगे। पर गोल्ड फॉयल किसका बना हुआ है, गोल्ड फॉयल गोल्ड के एटम्स का बना हुआ है, गोल्ड के एटम्स का बना हुआ है। और गोल्ड के जो एटम्स हैं वो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग तो एटम की शेप ये है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो इन जो है इस टाइप के मॉडल में से पास हो जाए, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है और सपोज अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल्स जो है इसमें से पास हो जाए, उनके पास इतनी एनर्जी है। और जैसे ही वो पास होंगे और इस स्क्रीन को हिट करेंगे तो ब्राइट स्पॉट हमें दिखेगा। तो हाँ, हम ऐसे कह देंगे कि हाँ कुछ इस तरीके का, मतलब जो थॉमसन ने मॉडल दिया था उनके अकॉर्डिंग तो ये था। तो हमने एक्सपेक्ट किया था, इसके अकॉर्डिंग हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो ये था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे ना वो यहां से पास करते हुए पास तो करेंगे लेकिन स्लो डाउन हो जाएंगे और उनमें डिफ्लेक्शन होगी थ्रू द स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था इसके अकॉर्डिंग वो ये था कि अल्फा पार्टिकल्स विल स्लो डाउन आफ्टर पासिंग थ्रू फॉयल से वो जैसे ही पास होंगे तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे, अल्फा पार्टिकल्स विल स्लो डाउन और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे एंड चेंज देयर डायरेक्शन बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे बाय स्मॉल एंगल से जैसे ही वो फॉयल से पास करेंगे। तो हमने तो एक्सपेक्ट ये किया था, लेकिन जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें दिखा था। जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो क्या था, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था जो हमें ऑब्जर्व हुआ था वो ये था, मोस्ट ऑफ जो थे ना अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट लाइन में ही उन्होंने ट्रैवल किया। हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि वो चेंज करेंगे अपनी डायरेक्शन बाय स्मॉल एंगल्स, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते करते फिर वो थोड़े से यहाँ से ऐसे, मतलब कि थोड़े से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, ठीक है, इतना चेंज कर लेंगे या फिर इतना चेंज कर लेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उनमें चेंज आएगा। पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। मोस्ट ऑफ द जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने स्ट्रेट ट्रैवल किया। बहुत ही ज्यादा फ्यू फ्रैक्शन था उन पार्टिकल्स का जिन्होंने स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्शन शो की थी।
और मतलब कि इतने ज़्यादा कम पार्टिकल्स थे ऐसे जिन्होंने लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन शो की थी, मतलब कि 180 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्शन शो, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं डिफ्लेक्शन, 180 डिग्री से के एंगल से डिफ्लेक्शन शो करने वाले बहुत ही रेयर पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे पास क्या था, हमने एक्सप्लेन तो कर ही लिया कि क्या था, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, उन्होंने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया था, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। few fraction of alpha particles deflected by small angles, उनमें डिफ्लेक्शन हुई थी बाय स्मॉल एंगल्स से, एंड वेरी few alpha particles bounded back का मतलब होता है, bounded back means डिफ्लेक्शन बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट हुआ था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने पास किया था गोल्ड फॉइल को अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, मतलब कि उन्होंने ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और पास किया था उन्होंने फॉइल को अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई थी। उसके बाद जो बहुत ज्यादा जो फ्यू फ्रैक्शन जो था ना, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया था उन्होंने स्मॉल एंगल से, और बहुत ही ज्यादा फ्यू जो थे बाउंडेड बैक किया था उन्होंने, मतलब डिफ्लेक्शन थ्रू 180 डिग्री। तो ओवरऑल तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, उसके बेसिस पे अब हम कुछ कंक्लूजन्स लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पूरे रदरफोर्ड मॉडल को समराइज करूं तो वो ये था, सबसे पहले इसका सेकंड नेम होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, ये लेड प्लेट है, ये थिन गोल्ड फॉइल है और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। जैसे ही सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल्स की बीम एमिट होगी तो ये क्या हुआ, लेड प्लेट से पास करती हुई गोल्ड फॉइल से पास करेगी, और है ना हमें यहाँ पे जो इस स्क्रीन के ऊपर होगा वो ब्राइट स्पॉट अपीयर होगा, ठीक है। जो ये आपका फॉइल है, दिस फॉइल इज मेड ऑफ गोल्ड एटम्स, क्योंकि गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड के एटम्स का बना हुआ है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग जो गोल्ड एटम्स होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैं ऐसे अगर इसको ऐसे बताऊँ तो यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे गोल्ड एटम्स बने हुए हैं, और अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इन गोल्ड एटम्स में से आराम से पास कर सके, ठीक है। बहुत सारे गोल्ड एटम्स के बने, तो अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो आराम से इस गोल्ड फॉइल के एटम्स के पास से पास कर सकें। तो ये तो था, हमने मतलब थॉमसन के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा मॉडल को वो करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेक्ट तो ये किया था कि अल्फा पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाएंगे जैसे ही वो इसमें से पास करेंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। डायरेक्शन चेंज करना मतलब कि डिफ्लेक्शन होना थ्रू द ओरिजिनल पाथ, ठीक है। पर ये तो एक्सपेक्ट किया था हमने, लेकिन हमें तो ऐसा दिखा ही नहीं, हमें तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला जिसके अंदर बहुत से अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया था। स्मॉल फ्रैक्शन पार्टिकल्स का ऐसा था जिन्होंने स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन शो की थी, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंडेड बैक। इसका अगर मैं पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगी तो वो ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ठीक है। सपोज ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द तो अल्फा पार्टिकल, अब जैसे ये यहाँ से ये क्या है, सपोज ये आपकी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, दिस इज बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम है। तो अल्फा पार्टिकल्स की बीम जैसे ये बीम आ रही है तो ये तो स्ट्रेट लाइन में पास की, ठीक है। बहुत से ऐसे थे जो स्ट्रेट लाइन में ही पास करेंगे, इनकी जो बीम होगी वो स्ट्रेट लाइन से पास करेंगे, और स्मॉल फ्रैक्शन ऐसे होंगे जो कि कम डिफ्लेक्शन शो करेंगे, मतलब कि जैसे सपोज ऐसे हुआ तो उन्होंने ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर दी, ऐसे हुआ ऐसे भी डिफ्लेक्शन शो कर दी, ठीक है, ऐसे हुआ या फिर ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर दी, मतलब 180 डिग्री के एंगल से, ठीक है। तो ये मतलब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। तो इन सब का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आया था, तो रदरफोर्ड ने एक कंक्लूजन दिया। वो कंक्लूजन क्या था, उस कंक्लूजन के अंदर उन्होंने अपना नया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम
बनाया, मतलब कि बनाया इन द सेंस कि उन्होंने जो खुद की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो न्यू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था वो उन्होंने दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस है ना जो एटम के अंदर वो एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एटम है, ये पूरा एम्प्टी है, ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, इसमें से ऐसे पास कर जाएंगे आराम से, है ना, बहुत सारी पास कर जाएंगे अल्फा पार्टिकल्स की बीम। तो अब उन्होंने दूसरा जो रिजल्ट था वो ये था कि फ्यू जो ऐसे बहुत कम पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्यों आई थी? डिफ्लेक्शन was ड्यू टू रिपल्शन। वो किसकी वजह से आई थी? रिपल्शन की वजह से आई थी। अब रिपल्शन की वजह से कैसे आई थी देखो, अकॉर्डिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रिजल्ट। देखो सपोज अब जैसे ये है डिफ्लेक्शन वाज ड्यू टू रिपल्शन। अब जैसे ये एटम है, एटम के अंदर उन्होंने तो सबसे पहले ये कहा कि एटम का एम्प्टी है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, और डिफ्लेक्शन रिपल्शन। अब सपोज यहाँ पे इस तरीके से चार्ज जो है ना सेपरेटेड है, जो थॉमसन मॉडल ने दिया था वो तो ये मॉडल था, तो अगर हम इस मॉडल को कंसीडर करें तो ये तो चार्ज इवनली यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन मतलब रिपल्शन तो यहाँ इतनी ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, रिपल्शन तो होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रेस तो आसानी से इसमें से पास कर सकती थी, अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस टाइप के मॉडल में से आसानी से पास कर ले, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा था। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन में मोस्ट ऑफ द जो स्पेस था वो एटम के अंदर एम्प्टी था, तो हमने ये देखने को मिल रहा था। अब रिपल्शन क्यों हो रही थी? रिपल्शन इसकी वजह से हो रही थी, डिफ्लेक्शन रिपल्शन की वजह से हो रही थी, और रिपल्शन का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है ना थ्रू आउट द एटम नहीं है, रिपल्शन इसकी वजह से हो रही थी। मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ये क्या इंडिकेट कर रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन एटम is not entirely spread on whole atom। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है ना एटम के ऊपर वो पूरा स्प्रेड नहीं है पूरे एटम के ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब कहाँ है? एक थोड़ी सी वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी सी वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि क्या है, जहां से रिपल्शन शो होगी, क्योंकि अब रिपल्शन क्यों हो रही है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज के ही होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स सपोज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये रिपल्शन होगी इसके बीच में। तो ये सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम एम्प्टी है, और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रही थी? रिपल्शन की वजह से हो रही थी। क्योंकि हमें जो ऑब्जर्व हो रहा था वो तो ये था कि मोस्ट मतलब ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और जो बहुत कम थी वो फ्यू एंगल से डिफ्लेक्ट भी हो रही थी। ठीक है, फ्यू एंगल से डिफ्लेक्शन भी शो कर रही थी, और बहुत ज्यादा रेयर थी जो कि लार्ज एंगल से भी आपकी डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के ऊपर एंटायरली स्प्रेड होता, अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के ऊपर एंटायरली स्प्रेड होता तो कोई डिफ्लेक्शन होती ही नहीं, पर डिफ्लेक्शन तो हुई थी, और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हुई थी? रिपल्शन की वजह से हुई थी। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो अब हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने समझ लिया, नाउ वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। डिफ्लेक्शन वाज ड्यू टू रिपल्शन। अब रिपल्शन का तो हो गया, रिपल्शन मींस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट, मींस पॉजिटिव चार्ज has to be concentrated in a very small volume, positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled, जिसने रिपेल किया था, that repelled positively charged alpha particles। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रिजल्ट। अब जो थर्ड रिजल्ट था
वो ये था कि इन्होंने ऐसे कहा कि जो वॉल्यूम है ना, न्यूक्लियस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू एटम। मतलब एटम की वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ी है और जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो थोड़ी सी है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम नेग्लिजिबली ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल, नेग्लिजिबली बहुत ज्यादा छोटी है, नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। और इन्होंने रेडियस भी दी थी, रेडियस तो जैसे रेडियस ऑफ एटम भी दी थी, रेडियस ऑफ एटम, एंड इन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी दी थी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ एटम तो वही थी 10⁻⁻10 में, और ये किसके इक्वल थी 10⁻⁻। ठीक है, इसके इक्वल दी थी इन्होंने रेडियस ऑफ एटम। अब जैसे इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, सपोज ये क्रिकेट बॉल है हमारी, सपोज ये क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सपोज न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेडियस ऑफ एटम है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी है, सपोज ये एटम है, रेडियस तो ऐसे ही होता है ना इसका, सपोज एटम का सेंटर है और ये रेडियस है तो ये 5 किलोमीटर। मतलब कि सपोज क्रिकेट बॉल हमारी न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रही है जो इतनी छोटी है, तो एटम ये तो बहुत ज्यादा छोटा, मतलब एटम बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब कि ओवरऑल सपोज क्रिकेट बॉल के कंपैरिजन में 5 किलोमीटर की रेडियस आ रही है एटम की, इतना ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस होता है इनकी वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। अब जो पूरा उन्होंने मॉडल दिया था हम वो करते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड जो किया था रिजल्ट वो देख लिया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देख लिया, कंक्लूजन जो आया था वो भी हमने स्टडी कर लिया है। अब हम देखेंगे जो पूरा उनकी जो मॉडल अब हमारे पास आ गया था, मतलब उन्होंने बता दिया था कि हाँ कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होगा मॉडल, तो उसके बेसिस पे सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम उन्होंने कुछ इस टाइप का दिया था कि जो ये है ये एटम है, ये एटम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और इसको बहुत छोटा दिखाएंगे, बहुत छोटा दिखाएंगे। ठीक है, ये एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि किसका बना हुआ है, प्रोटॉन्स का प्लस में न्यूट्रॉन्स का। एटम है जो कि न्यूक्लियस है, किसका बना हुआ है, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है एंड मोस्ट ऑफ जो मास है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम is concentrated here, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम जो है कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जो अब ये तो हो गया था। अब इसके उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, उनका जो है सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, कर रहे हैं और सर्कुलर पाथ, और उस पाथ को ये कह रहे थे कि ये क्या है, ऑर्बिटल। जिस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जहां पे जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, उस पाथ को वो क्या कह रहे थे कि दिस इज ऑर्बिट। ठीक है, अब उन्होंने इस मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था। उन्होंने इस मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था, जहां पर जो जैसे सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, सन होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, तो जो सन है वो तो ये कैसे कह रहे थे कि सपोज जैसे सन होता है ना, सन यहाँ पे न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो प्लैनेट्स है, जो रिवॉल्विंग प्लैनेट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो सोलर सिस्टम में होते हैं ना, उन्होंने इस मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था। उसके बाद ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम था, जो हमारे पास मतलब ओवरऑल मेन रिजल्ट हो गए, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो जो हम ड्रॉबैक्स है ना, अब वो हम डिस्कस करेंगे। मेन आपका पूरा हो गया, ये आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था। अब इसके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे, जिसमें हमें बहुत सी न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। Let's try to find out.
ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले जो होता है ना, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली जो मैकेनिक्स, इसके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, सपोज उन्होंने ना इस तरीके का कुछ मॉडल दिया था, रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने ऐसा दिया था एटम मतलब कि कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो अब उनके अकॉर्डिंग जैसे एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स अगर हम अप्लाई करेंगे, और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैक्सवेल साइंटिस्ट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली थ्योरी को अप्लाई करेंगे ना, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं, अगर हम मैक्सवेल की ईएम रेडिएशन वाली थ्योरी को इस मॉडल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये थ्योरी ऐसे कहती है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, चार्ज पार्टिकल वो क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स रेडिएशन एमिट करते हैं, चार्ज पार्टिकल जब वो एक्सलरेट होते हैं, जब वो मोशन के अंदर होते हैं ना, तो चार्ज पार्टिकल्स रेडिएशन एमिट करते हैं। अब इस मॉडल के साथ क्या कंपैरिजन किया उन्होंने, अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन्स भी हैं। चलो प्रोटॉन्स का तो इतना रोल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन्स तो अंदर कंसंट्रेटेड रीजन में है, पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सलरेशन में, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट्स करते हैं ना अराउंड द सन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे जैसे कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या है, ये भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ ईएम रेडिएशन, इन चार्ज पार्टिकल्स को भी रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, है ना, तो इनको भी रेडिएशन एमिट करनी चाहिए। अब ये अगर सपोज रेडिएशन एमिट करेंगे तो इनकी एनर्जी तो डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इनकी डिक्रीज हो जाएगी, और ये मॉडल तो श्रिंक कर जाना चाहिए, ये मॉडल तो श्रिंक कर जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। अब जैसे सपोज इसका अगर मैं ऐसे डायग्राम, जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है तो इस तरीके का कुछ समथिंग डायग्राम है, ठीक है। तो जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब देखते हैं इसे ट्रैक करते हैं। देखो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, एक मिनट देखो ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल्स है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि प्लैनेट्स करते हैं। तो अब ये स्पाइरल पाथ के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल पाथ। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट करता हुआ, रिवॉल्व करता हुआ अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे करके रेडिएशन एमिट कर रहा है। रेडिएशन एमिट करते हुए इसको तो न्यूक्लियस के अंदर ही चले जाना चाहिए, श्रिंक हो जाना चाहिए, मतलब कि ये जो पूरा मॉडल है इतना बड़ा, इसको तो मतलब ऐसे श्रिंक हो जाना चाहिए क्योंकि स्पाइरल पाथ है। और एक बात, पूरा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 10⁻⁻⁸ सेकंड के अंदर ना स्पाइरल कर लेता है न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए। सिर्फ उसको इतने सेकंड्स की जरूरत होती है, बस वो इतनी जल्दी जो है न्यूक्लियस के पास पहुंच जाए, मतलब स्पाइरल की फॉर्म में सिर्फ इतनी उसको सेकंड्स की जरूरत होती है। तो ऐसे तो अगर हम ये मैक्सवेल थ्योरी इस मॉडल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस तो श्रिंक हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। अब साइंटिस्ट को ये लगा कि क्या पता हम गलत कंसीडर कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या पता इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उस टाइम पर क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी तो सब एक्सपेरिमेंट ट्राई ही कर रहे थे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को देने का। तो क्या पता साइंटिस्ट को ये लगा कि क्या पता हम गलत कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या पता इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे स्टेशनरी होगा। अब अगर सपोज स्टेशनरी भी कंसीडर कर लेते हैं, सपोज एक जगह हमने इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी भी कंसीडर कर लिया, तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा कि ये तो मिनिएचर वर्जन बन जाएगा थॉमसन मॉडल का। थॉमसन जो मॉडल था ना, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उनका मिनिएचर वर्जन बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा ऐसा ही हो जाएगा ओवरऑल जैसे थॉमसन मॉडल ने दिया था, पर वो भी मॉडल गलत था, ठीक है। तो ये जो मॉडल था इन्होंने बहुत सारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन तो किया था, पर बहुत सारे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स बाहर न्यूक्लियस के बाहर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये इनका ड्रॉबैक था, ये नहीं बता पाए थे। और जो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, कैसे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी ये नहीं बता पाए थे। तो ये पूरे ड्रॉबैक की समरी है। अब हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, थोड़ा मैं दोबारा समराइज कर लेती हूँ। सबसे पहले ये मॉडल था जो कि रदरफोर्ड ने दिया था। अगर हम इस मॉडल के ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल लगाते हैं
तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चार्ज पार्टिकल्स एमिट करते हैं रेडिएशन जब वो एक्सलरेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटॉन तो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन लेकिन एक्सलरेशन के अंदर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सलरेशन के अंदर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब ये थ्योरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, तो फिर क्या है, ये ऐसे ऐसे करता हुआ ये रिवॉल्व तो कर ही रहा है अराउंड, ऐसे ऐसे करता हुआ रेडिएशन एमिट कर रहा है, ये तो ऐसे आ जाना चाहिए यहाँ पे और जो मॉडल है वो श्रिंक हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर साइंटिस्ट को ये लगा कि क्या पता इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा, तो इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी रखा तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से तो ये मिनिएचर थॉमसन मॉडल बन जाएगा। तो दिस वाज द ड्रॉबैक कि उन इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, कैसे एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो अब हम इन पूरे स्टेटमेंट्स को मतलब जो भी हमने अभी डिस्कस किया है इसके रिजल्ट हम देख चुके हैं, बस अब हम इसे नोट करेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इससे, क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं। व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स इज अप्लाइड, देखो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर, तो सोलर सिस्टम के अंदर सन तो न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो प्लैनेट्स थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑर्बिट्स अराउंड सन रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो शोज दैट planets is representing ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑर्बिट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे अराउंड द सन। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू g इंटू m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन द, मतलब कि m1 m2 जो कि दो मास है, और g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद जो सिमिलैरिटी थी ना बिटवीन सोलर सिस्टम और न्यूक्लियर मॉडल, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड मूव करना चाहिए अराउंड दैट वेल डिफाइंड ऑर्बिट, ठीक है। तो हमने यहाँ से कूलम फोर्स भी आता है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है k इंटू Q1 Q2 अपॉन में r, ठीक है। Q1 Q2 आपके चार्जेस होते हैं, और r सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये क्या है पूरा का पूरा कूलम फोर्स। अब कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक दूसरे के सिमिलर ही आ रहे हैं, मैथमेटिकली सिमिलर है ना ये दोनों फोर्सेस। तो साइंटिस्ट को और भी ज्यादा वो हो गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन जो प्लैनेट्स होता है वो ये होता है, कूलम फोर्स जो होता है वो ये होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में जो कूलम फोर्स होता है वो ये होता है, और ये मैथमेटिकली सिमिलर आ रहे थे। तो इसलिए जो सोलर सिस्टम था उसको कंपेयर किया गया था इस मॉडल के साथ में, ठीक है। उसके बाद बॉडी जो होती है ना ऑर्बिट के अंदर जो, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि बॉडी अंडर मूविंग बॉडी, एक्चुअली मूविंग बॉडी अंडर एक्सेलरेशन undergoes रेडिएशन, ठीक है। मूविंग बॉडी जो होती है आपकी अंडरगोज एक्सेलरेशन, अगर वो मूविंग भी नहीं है ना, अगर कोई बॉडी मूव भी नहीं कर रही है और अगर सपोज वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन माइंड में आया है कि अगर कोई मूविंग बॉडी है, सपोज वो एक कांस्टेंट स्पीड, सपोज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ही चल रही है, तो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन वो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज करेगी सपोज, और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर ही रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहा था ना मूव, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि मूविंग बॉडी अंडरगो एक्सेलरेशन, अंडर एक्सेलरेशन अंडरगोज रेडिएशन। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेलरेशन के अंदर है, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के वो जब वो एक्सेलरेशन को अंडरगो कर रहे हैं, एमिट रेडिएशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ईएम थ्योरी ऑफ मैक्सवेल के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल जब वो एक्सेलरेशन के अंदर है वो एमिट करते हैं ईएम रेडिएशन। अब आप पूछोगे कि जो पार्टिकल, जो प्लैनेट्स हैं वो भी तो ऐसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, और हमने तो ये जो मॉडल था इसको सन के मॉडल के साथ कंपेयर भी किया था, पर हमने कंपेयर तो किया था, पर जो प्लैनेट्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स थोड़ी होते हैं, तो इसलिए हम इस थ्योरी को उसके ऊपर थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं, प्लैनेट्स के ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसलिए मूविंग बॉडी अंडर, ठीक है, देयरफॉर electrons should emit radiation, electrons should emit radiation, इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन एमिट करनी चाहिए। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी ना, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी रेडिएशन के लिए वो कहां से आ रही थी, उसके पास सर्कुलर मोशन से आ रही थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड एमिट रेडिएशन। तो जो एनर्जी थी जो रेडिएशन से आ रही थी वो कहाँ से, रेडिएशन के लिए आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मोशन से आ रही थी। और इस तरीके से अगर वो करेगा तो मतलब कि ऐसे ऐसे मूव ऑन करेगा तो श्रिंक हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। देयरफॉर मॉडल शुड श्रिंक, पर दिस ऐसा तो नहीं होता है, दिस डज नॉट हैपन, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड लेता है स्पाइरल होने के लिए इनटू द न्यूक्लियस। तो इसलिए दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इस मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये नहीं बता पाया था, और इन्होंने सपोज, फिर चलो ये तो हो गया था, अब इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम सपोज स्टेशनरी रखते हैं, इफ एटम्स आर कंसीडर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड स्टेशनरी, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी कंसीडर करते हैं, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there will be force of attraction between nucleus जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बना है, एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड हेंस द मॉडल विल बी मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी कंसीडर करते हैं तो जो न्यूक्लियस होगा वो अपना, जो न्यूक्लियस के पास इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अपनी तरफ पुल कर लेगा, और ये मॉडल कैसा होगा, मिनिएचर जो वर्जन था थॉमसन मॉडल की तरह वैसा हो जाएगा ये मॉडल, तो है ना। तो ये जो है दिस मॉडल, देयरफॉर दिस मॉडल डज नॉट tell about distribution of electrons and energies of electron। तो ये मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहता है। तो ये जो हमारे एटॉमिक मॉडल, 2 एटॉमिक मॉडल थे वो कवर हो चुके हैं इन टॉपिक के अंदर, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आपको बुक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का पूरा यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और जो हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार करेंगे अब उसके अंदर, उसके लिए भी आप सिर्फ ये लेक्चर देख लो और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ कर चुके हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो रदरफोर्ड तो हो गया। अब आइसोटोप, ऐसे सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है?
एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इन न्यूट्रल एटम, अगर आप न्यूट्रल एटम में देखोगे, न्यूट्रल एटम में देखेंगे अगर हम, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। पर ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में ही होता है, हर एटम के केस में नहीं होता है, ठीक है। अब हमें पता है जो चार्ज, जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके ऊपर कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज, मैग्नीट्यूड चार्ज की दोनों की सेम है, पर सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? ओनली ऑन, मतलब चार्ज का ही डिफरेंस है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस जितने होते हैं उसके इक्वल होता है। एंड एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? Z से। कहाँ लिखूं? एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सपोज जैसे कि मैंने Na लिया, Na का मतलब सोडियम, सोडियम के अंदर ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। देयरफॉर एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम हो गया 11, ठीक है। न्यूट्रल एटम के अंदर ये होता है। और एक स्टेटमेंट हो जाती है, मतलब एक टर्म है, स्टेटमेंट हो गया, टर्म है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसके इक्वल होती है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स क्या होता है आपका? न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है। अब जो सेकंड है वो है मास नंबर। मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास नंबर हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होता है? Z प्लस में N के। Z मतलब कि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस में Z, ठीक है। A मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब हम बात करते हैं आइसोटोप एंड आइसोबार की। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे आइसोटोप, यहाँ पे आइसो बार। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब कि Z, बट डिफरेंट मास नंबर मतलब कि A। सेम मास नंबर मतलब कि A, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब कि Z, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि आइसोटोप जो होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यहाँ पे सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इनके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है कार्बन का जो, अच्छा पहले एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम वो भी सीखते हैं, हमने अभी नहीं सीखी। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी यहाँ सपोज एलिमेंट X है, तो X को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऊपर आता है A और नीचे आता है Z। लेफ्ट साइड में ही लगाना है, राइट साइड में नहीं लगाना। A क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास? A मास नंबर, और यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर। तो सपोज मैंने ऐसे लिखा है, ये क्या है? कार्बन है, दिस इज कार्बन, ये उसका एटॉमिक नंबर है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। A यहाँ पे मास नंबर। नाइट्रोजन का यहाँ पे 7 है, जो कि क्या है? एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। तो ये क्या है? आइसोबार। आइसोबार कैसे है कि उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है आइसोटोप के, तो जैसे कि सपोज हम बात करते हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इसको हम कहते हैं प्रोशियम, इसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, और इसको हम कहते हैं ट्रिशियम, ठीक है। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे वही सेम एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या है? यहाँ पे मास नंबर। ये आपस में डिफर करते हैं बाय दी मतलब प्रोटॉन, क्योंकि देखो इसके अंदर तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसके अंदर क्या है? एक प्रोटॉन है, देखो इसके अंदर क्या है? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। इसके अंदर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसके अंदर, और इसके अंदर एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है।
अब सेकंड एग्जांपल सपोज इसका लेते हैं, 22 बार हो गया। सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल ऐसे ले लो, क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 सेम होता है। इसके पास क्या है 35, उसका जो मास नंबर है वो क्या है 37। यहाँ पे क्या है 17 प्रोटॉन्स है, 17 प्रोटॉन्स है और 20 न्यूट्रॉन्स है, 20 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स है और 18 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है 18 न्यूट्रॉन्स है। अब सिमिलरली कार्बन का कर सकते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जो कि किससे पता चलते हैं, हमारे पास प्रोटॉन से पता चलते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रॉन्स किससे पता चलते हैं, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनका बहुत कम इफेक्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टी पे। न्यूट्रॉन्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है केमिकल प्रॉपर्टी पे। इस वजह से जो आइसोटोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी लिट, मतलब कि उनकी ओवरऑल ना सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो इफेक्ट इतना ज्यादा करते नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज पे, है ना। ओवरऑल प्रोटॉन्स ही करते हैं, प्रोटॉन्स और इन टर्न इलेक्ट्रॉन्स, तो ये करते हैं इफेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू इस एटॉमिक नंबर, मास नंबर की उसकी, हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोई भी दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया है तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल कवर हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डेवलपमेंट्स करेंगे ऑफ नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, तो उसको आगे भी कुछ साइंटिस्ट ने काम किया था उसके ऊपर। तो फिर देखते हैं। देखो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक मिनट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं। सपोज 16 है, 18 है और ये सपोज 20, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं और ये दिए हुए हैं, और आपको प्रॉपर सिंबल असाइन करना है कि ये किस स्पीशीज का है, ठीक है। ये किस स्पीशीज का है, सपोज यहाँ पे 16 है, असाइन सिंबल टू स्पीशीज, ये हम सीखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये अप्लाई नहीं करना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि वो केस सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में ही होता है, ठीक है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये न्यूट्रल एटम है भी या नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो हम देखते हैं। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने देखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ गिवन है, एक मिनट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने शायद गलत लिखे हैं, हाँ एक्चुअली हमने उल्टा लिख दिया है, ये 18 है और ये 16 है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सपोज 16 है, देयरफॉर एटॉमिक नंबर भी यही होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 16। अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर 16 वाला कौन सा एलिमेंट होता है, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमने कर लिया यूज। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते, पर यहाँ पे तो ये सेम है नहीं। इसका मतलब ये न्यूट्रल एटम तो नहीं है, मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखते हैं देखो कितना चार्ज होगा, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 चार्ज होगा, है ना। S2 नेगेटिव हुआ होगा, बिकॉज देखो प्रोटॉन्स यहाँ पे 16 है, प्रोटॉन्स यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपको 18 दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे जितना ज्यादा इसमें डिफरेंस होता है ना, मतलब 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। सपोज ये बड़ा होता और 3 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया। तो चलो इतना तो पता चल गया कि अब हमारे पास स्पीशीज ही हो गया, पर इसका एटॉमिक हमने तो पूरी असाइन सिंबल करना है, यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा।
एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये भी लिखना पड़ेगा। तो अब न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, देखो मास नंबर हमारे पास मास नंबर देखो, एटॉमिक नंबर तो आ गया, नीचे एटॉमिक नंबर तो लिख सकते हैं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर निकालना पड़ेगा। मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस में m। Z क्या है 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने दिए हैं 16, दैट इज 32। तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये पूरी सिंबल है, स्पेशस को हमने असाइन कर दिया। आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर और ये सब कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप चेक करोगे कि एटम न्यूट्रल है या नहीं है। अगर न्यूट्रल एटम है तो इट्स फाइन, कि मतलब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ले सकते हो। मतलब न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पर अगर आपका न्यूट्रल एटम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा है, इसलिए 2 नेगेटिव आया है। अब एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ 16 है, देयरफॉर एटॉमिक नंबर यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x a z, ये एटॉमिक नंबर होता है ना। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मास नंबर हमने कैलकुलेट किया, z प्लस में n फॉर्मूला होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारे पास आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। पर अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप डिस्कस कर सकते हैं। पर ओवरऑल हमने जो भी किया है, मतलब हमने मैक्सिमम सारा कर लिया। आपको इस टॉपिक के लिए, एटॉमिक मॉडल के लिए कोई भी दूसरी बुक रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलपमेंट्स ऑफ नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।